हेलो बच्चों, मेरा नाम है आलोक तिवारी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस जो सीयूईटी 2024 में पूछे गए हैं आपसे। क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और एक समझते हैं इनका थोड़ा सा ब्रीफ, सो दैट कि आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाए कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपको दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में कि एक अलॉय है कॉपर का सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है ये। एक अलॉय है कॉपर सिल्वर और गोल्ड का, फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग सीसीपी लैटिस। अब बच्चों जो सीसीपी लैटिस होता है ना, ये लैटिस एक्चुअल में होता है एफसीसी। एफसीसी आपको पता है इसमें है ना 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं। तो अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर कितना होना चाहिए पर यूनिट सेल? 4 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर और गोल्ड प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर पे। तो जो हमारा स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में टोटल एजेस कितनी होती है? उसमें एजेस टोटल होती है हमारी 12। ये 12 एजेस होती हैं। और ये जो एक एज होती है ना, इस एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, मतलब ये 4 क्यूब्स के साथ शामिल होता है कंट्रीब्यूशन में। तो सिल्वर क्या कर रहा है? सिल्वर वो है आपका, ये एज पर है, मतलब टोटल 12 एजेस है, कंट्रीब्यूशन है 1/4। तो ये सॉल्व होकर के आया हमारा कितना? 3। और उसके बाद कह रहा है कि गोल्ड इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो गोल्ड हमारा कहाँ पे है? सेंटर पे। सेंटर में कंट्रीब्यूशन 1 होता है, जो सेंटर में एटम होता है वो किसी के भी साथ कंट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो कुल मिला के इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? Cu4 सिल्वर 3 और Au1। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है सी से। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही करके हम ब्रीफ देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सीयूईटी का एक फायदा होता है कि यहाँ पे ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ लेवल के नहीं होते जैसे आपके जेई और नीट लेवल में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर क्रिस्टलाइजेस अगेन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट विद सेल एज लेंथ ऑफ 361 पिकोमीटर, व्हाट इज रेडियस? तो बच्चों जो हमारा एफसीसी लैटिस जो होता है उसमें हमारा सेल एज लेंथ जो ए होती है उसका रिलेशन होता है आर के साथ। 4r = √2a। यहाँ पे मेरे को ए की वैल्यू क्या कर रखी है? प्रोवाइड करा रखी है, ये दे रखी है आपकी ए की वैल्यू। तो सॉल्व अगर इसको हम करेंगे तो हमारा रेडियस की वैल्यू आ जाएगा क्या? √2 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई? 361 डिवाइडेड बाय 4, ये मेरा मिल जाएगा आर। तो इतना पिकोमीटर हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा आता है कितना? 127 पिकोमीटर। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 127 पिकोमीटर आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एल्कली हाइलाइट्स डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट। बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट को रिकॉल करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है कि एक वर्ड होता है कि दोस्ती में फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही फ्रेंकल में भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो कैटायंस होते हैं ना वो मूव कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट पे। कहाँ पे? इंटरस्टिशियल साइट पे। और ये पॉसिबल तभी है जब जो कैटायंस होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है। ठीक है, तो एल्कली हैलाइड्स अगर बहुत ये फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं शो कर रहा, मतलब इसका ये है कि कैटायंस बहुत छोटे नहीं है एनायन से, मतलब कि कैटायंस एंड एनायंस हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। तो ये इसका आंसर हो गया, इसलिए नहीं करता। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया बच्चों एक ऐसी चीज होती है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइटस सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया आपका। ये बॉईल हो रहा है 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो बॉइलिंग पॉइंट फॉर वाटर होता है, टीबी नॉट फॉर वाटर, ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं बात करूं कि डेल्टा टीबी कितना आ गया, यहाँ से डेल्टा टीबी मेरा आ गया 0.18। और डेल्टा टीबी बराबर होता है किसके? केबी इंटू मोलैलिटी। तो अगर मैं यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा? डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय 0.512। मोलैलिटी आ गया। अब कह रहा है कि अबव सॉल्यूशन विल फ्रीज एट, तो डेल्टा टी एफ निकालेंगे, हो जाएगा के एफ इंटू एम। अब जो मोलैलिटी वहां पर थी सेम मोलैलिटी उठा के नीचे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? के एफ की वैल्यू है 1.86 इंटू 0.18, ये पॉइंट है, डिवाइडेड बाय 0.512।
ये सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आएगा 0.654। तो क्योंकि डेल्टा टी एफ जो होता है वो लोअरिंग होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो जीरो से माइनस करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, कि बाय दिस मच अमाउंट हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही बात है बिल्कुल, बिकॉज भाई सिंपल सी बात है कि जो गैस होती है ना वो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने पे। तो वो इसलिए होती है क्योंकि जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं वो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फेवर करते हैं। तो डिसोल्यूशन अगर फेवर कर रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एजर्शन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ ठीक है, ये वाली बात हमारी बिल्कुल ट्रू है कि जो सॉल्युबिलिटी है हमारा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी हमने ऊपर देखा व्हेन ऑल द गैसेस हैव हाईली, नहीं, ऐसा नहीं होता कि गैसेस सारी सॉल्युबल हो लिक्विड के अंदर और हाईली सॉल्युबल हो। तो ये ट्रू हो गया, और नेक्स्ट वाला जो हमारा केस है ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। तो ट्रू एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सेवन क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ फ्यू हाफ सेल्स द करेक्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। बच्चों देखो, रिड्यूसिंग पावर का क्या मतलब होता है समझाता हूं आपको। ये रहा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर तब ज्यादा होगी जब कोई चीज खुद को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। और खुद को ऑक्सीडाइज अगर कर रहा है मतलब उसका जो आरपी होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लो। तो अब इनमें से चेक करते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो किसका है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो इसका है, के प्लस से के जाने पे -2.93 वोल्ट है। तो इसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। तो के प्लस चेक कर लो, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर है, तो के का हो गया सबसे ज्यादा, एक ये आ गया और एक ये। उसके बाद सबसे कम देखते हैं किसका है, एजी का है। तो सबसे कम ये वाला है, तो कुल मिला के बी आंसर हो गया इसका, कि सबसे पॉजिटिव वैल्यू ये हो गई रिडक्शन में, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए लोएस्ट रिड्यूसिंग पावर हो गई और इसकी हाईएस्ट हो गई। नेक्स्ट आता है अपना, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4-। बच्चों जो MnO4- है उसमें Mn पे होता है +7, ये हमने डी ब्लॉक चैप्टर में करा हुआ है। दिस गोज टू Mn+2, मतलब अगर यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन है, और 1 मोल की बात करें तो 5 फैराडे चार्ज हो गया ये। और 5 फैराडे चार्ज बेसिकली हुआ क्या, 5 × 9 6 500। इसको अगर मैं कूलम पर मोल, ये अगर इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 × 10⁵ कूलम चार्ज आएगा। ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट आता है द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जीरो पोटेंशियल लाने के लिए हमारा जो क्या बोलते हैं, जो प्रेशर होना चाहिए वो 10⁻14 होना चाहिए। तो आप इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा मेमोराइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें मेमोरी बेस्ड आते हैं, उन्हें सिंपली लर्न करना है, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आते हैं द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये रिएक्टेंट है, इट गोज टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो जो हमारा रेट लॉ होता है वो क्या होता है बच्चों, के इंटू रिएक्टेंट की पावर एन। तो अब वो कह रहा है कि रेट और के की यूनिट कहाँ सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की कोई यूनिट नहीं आएगी। तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। यही यूनिट के की तब होगी जब एन की वैल्यू होगी हमारी जीरो। तो जीरो ऑर्डर के लिए के और रेट की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, ए। 10 क्वेश्चन हो गए। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, अगर क्वेश्चन आपने चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच द रिएक्शन इज दिस। ओके ठीक है,
इज डिक्रीजिंग। बच्चों ये एक बहुत खास रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बारे में बता दूं, 2NO प्लस O2, इस रिएक्शन को आप चाहो तो याद भी रख सकते हो, गिव्स 2NO2। ये आपका एनसीईआरटी का है ना एग्जाम्पल है एक, और इसमें ये बता रखा है कि जो इसका रेट लॉ होता है वो होता है रेट कांस्टेंट इनटू NO की पावर x, और ये x की वैल्यू यहाँ पे लकीली 2 आती है, O2 की पावर y, और y की वैल्यू लकीली 1 आती है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल ऑर्डर देखूं तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाता है, ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है 2+1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाय, ये कह रहा है कि हमने इसका वॉल्यूम ना 1/3 कर दिया। सोच करके देखो बच्चों, अगर वॉल्यूम जो है वो 1/3 हो गया वी का, तो प्रेशर हो जाएगा वो 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्री हो जाएगा। मतलब अगर प्रेशर बढ़ा तो यहाँ पे मान लो 3 का स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 3 की पावर 1 हुई, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा बेसिकली यहाँ पे 9, और वहां पे 3 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 27। मतलब 27 टाइम्स आपका ओवरऑल रेट बढ़ जाने वाला है। दिस इज द आंसर। इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए थोड़े में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो और ये रिड्यूस होता है किसमें, +2 में, ये खुद को रिड्यूस करता है तो औरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इट ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन इन अल्कलाइन मीडियम, आयोडेट आयन सी। ठीक है। ये सिंपल आपको याद भी करा रखा है कि आई नेगेटिव जो होता है दैट ऑक्सीडाइज्ड टू IO3- ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा है ना। देखो CR एक्चुअल में क्या होता है, 24 होता है, ये होता है 4s1 3d5। अगर मैं बात करूं CR+3 की, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन और 3d से, तो ये बन जाएगा 4s0 और 3d3। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आता है, इसलिए इसका आंसर जो होता है वो 3.9 अप्रोक्सीमेटली होता है। अप्रोक्सीमेटली 3.9, 3.9 के अप्रोक्सीमेटली क्या है, 3.87। गेट द आंसर। जो हमारा फॉर्मूला होता है, वैसे मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि म्यू की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, √n n+2 bm। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3 × 3 + 5, 3 + 2, ये हो गया आपका एग्जैक्टली 5। तो 3 5 = 15 हुआ, तो √15 का आंसर वही अप्रोक्सीमेटली 3.9 अराउंड आ गया, इतने bm। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट में आपको ये चेक करना पड़ेगा सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे Fe का चार्ज कितना है, यहाँ पे Fe का चार्ज है Fe+2, और Fe+2 में n=4 हो जाएगा। यहाँ पे Fe का चार्ज है Fe+3, Fe+3 में n=5 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेरे को कौन सा दिख रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, Fe+2, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, कि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Fe+2 D6 है, वो सारी पेयरिंग करा देगा, तो यहाँ पे n=0 आएगी। इस वाले केस में n=1 आएगा। इस वाले केस में n= ये +3 D3 है, तो यहाँ पर n=3 आ जाएगा, और इस वाले केस में n=2 आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा हुआ थर्ड, और सबसे कम हुआ 1, तो ये आंसर हो गया आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। बच्चों जो जोन रिफाइनिंग होती है ना, उसमें उसका प्रिंसिपल ही यही होता है, मेटलर्जी चैप्टर है, ये आपने किया नहीं है 12th में, अब सीयूईटी के सिलेबस में ही किया जाएगा, कि इम्प्योरिटीज जो होती है, ये इसका प्रिंसिपल है बेसिकली। कोई पूछे जोन रिफाइनिंग है क्या, तो आप बताओगे कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इन विच जो इम्प्योरिटीज होती हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टन मेटल एज कम्पेयर टू सॉलिड। सो जिसने ये पढ़ रखा है उसको डायरेक्टली ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है ना,
तो इसमें इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, सिल्वर कैटायन ना, गलत है, नेगेटिव चार्ज होता है वो। निकेल इज प्योरिफाइड बाय जोन रिफाइनिंग, नहीं, यहाँ पे आता है कि जर्कोनियम एंड टाइटेनियम आर प्योरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड 16। नेक्स्ट आता है आपका द यूज ऑफ एस्पार्टेम इज लिमिटेड। बच्चों अब यहाँ पे एक चीज आती है, एस्पार्टेम जो होता है ना, एक स्वीटनर होता है। स्वीटनर इन द सेंस, जैसे हमें लगता है कि चीनी ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो स्वीट टेस्ट देती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीनी के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्वीट टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो एस्पार्टेम वही एक बेसिकली स्वीटनर का काम करता है जो लो टेम्परेचर पर स्टेबल है। हर जो स्वीटनर होता है ना, वो लो टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये कोल्ड फूड के लिए ही क्यों लिमिटेड है। ये सिर्फ कोल्ड फूड के लिए इसलिए लिमिटेड है बिकॉज इट इज अनस्टेबल टू हीट एंड डीकम्पोजेज एट कूलिंग टेम्परेचर्स। नेक्स्ट आते हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका जो पोर्शन है, ये आपका आया है ड्रग्स वाले चैप्टर में से। ड्रग्स वाला जो आपका चैप्टर है वो बेसिकली आपका ये सोप्स वगैरह को करता है। तो ये वाला पोर्शन है SO3 नेगेटिव, तो ये हो गया एनाइनिक, मतलब फर्स्ट ए का हो गया 4। तो ए का 4, अच्छा ए का 4 दे ही एक केस में रखा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ, ये भी आपका क्या है, ये अगेन आपका वही ड्रग्स चैप्टर से है। ये भी आप पढ़ोगे CUET में, जब आप एनरोलमेंट कराओगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा कि क्लोरीन जो होता है, ठीक है, क्लोरीन आपका होता है बेसिकली एक, क्लोरीन ना डिसइंफेक्टेंट। एक सेकेंड, मैं जस्ट चेक कर लूँ। पोटेशियम स्टेरेट यहाँ पे सोप होता है, ठीक है, पोटेशियम स्टेरेट सोप को बोलते हैं। तो आपका डी का हो गया 4। अब डी के दो केसेस है, एक ए वाला और एक ये सी वाला। डी के 4 है, ये वाले आपके हट गए। नेक्स्ट आता है आपका क्लोरीन। ठीक है, तो बी का आंसर आपका मोस्ट प्रोबेबली, क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट होता है, तो क्लोरीन का हो गया फर्स्ट। तो बी का हो गया 1। बी का 1 कहाँ दे रखा है, बी का 1 ये दे रखा है, तो ये आंसर हो, बी का 1 ये हो गया। तो कुल मिला के आंसर आपका हो गया सी। ठीक है, ये आंसर हो गया। और सी जो है आपका, ये आपका एंटीसेप्टिक होता है, बायथाइनोल आपका एंटीसेप्टिक होता है, बिल्कुल। चलो 20th पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 6 कंडेंसेशन है क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। नाइलॉन 6 भी है, डेक्रोन भी है। बुनाइस कंडेंसेशन नहीं है। ये आपका चैप्टर कौन सा है, पॉलीमर। अभी जब हम पॉलीमर चैप्टर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। केमिस्ट्री ओके ओके आती है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर विच रिजेंबल्स नेचुरल रबर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CCl, CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों ये एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। ठीक है, इस क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज करूंगा, क्या, पॉलीमराइज करूंगा, तो आपका बनेगा नियोप्रीन, जो आपका होता है नेचुरल रबर। तो एक्चुअल में देखा जाए ये नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन ना, ये रिलेटेड है। ग्लिटर और नायलॉन यहाँ पे वैलिड ही नहीं है, तो आंसर इसका हो गया नियोप्रीन। कोई पूछे नियोप्रीन जो नेचुरल रबर को रिजेंबल करता है उसका मोनोमर क्या है, तो उसका मोनोमर आपका हो गया क्लोरोप्रीन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आंसर आपका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली एडिशन। अब देखो, अब यहाँ पे कंडेंसेशन की बात नहीं कर रहा, पीछे कंडेंसेशन था, यहाँ पे एडिशन है। तो जैसे ये आपका हो गया सारा सिंबल, होमोपॉलीमर ना, जो सेम से बनता है। नियोप्रीन आपका एक ही उससे बनता है, मोनोमर से, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन भी एक से। होमोपॉलीमर का ये मतलब हो गया कि जिनके जो यूनिट्स आपके होते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, वो सेम यूनिट हो, तो डी आंसर हुआ इसका। PVC आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको रिपीट करके बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। पॉलीथीन आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड
CH2, इनको रिपीट करेंगे तो सेम सेम जब रिपीट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। नेक्स्ट आता है आपका द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है बेटा वो रिवील होता है अल्फा हेलिक्स, हाँ सेकेंडरी है। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये भी सेकेंडरी है। चलो भाई मजे होगा यहाँ पे, सी आ गया। नेक्स्ट आते हैं यूरिडिन। यूरिडिन बेटा जो होता है वो यूरासिल प्लस शुगर से मिलके बनता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, और ये एक न्यूक्लियोसाइड है। नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट विद ग्लूकोज टू प्रो। देखो ग्लूकाजोन बनाने के लिए ना फिनाइल हाइड्रोजन की टोटल 3 यूनिट्स लगती हैं। और ये अगेन आपका एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाली। हालांकि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये थोड़ा सा बाहर से हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ हेक्सासाइनाइडो। बच्चों ये आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, जो चैप्टर आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो वो तो आपको फिर भी थोड़े से इजी रहेंगे। क्या कह रहा है हेक्सासाइनाइडो, मतलब CN के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6 आयन्स हो गए इसके। कोबाल्टेट है ये, कोबाल्टेट और कोबाल्ट 3 है ना, तो ये +3 हुआ, और ये -1 के 6, तो टोटल चार्ज कितना आ गया -3। तो इसके ऊपर चार्ज उठा के आप कितना लिख दो, -3। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है इसका, बी, 26 हो गया। नेक्स्ट आता है करेक्ट नेमिंग पोटेशियम। पीछे ही आंसर दे रखा है बच्चों इसका। इसका आंसर हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3। तो ट्राई पोटेशियम नहीं, ओनली पोटेशियम। कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेमिंग में यहाँ पे ट्राई राई जैसे वर्ड नहीं यूज करे जाते। नेक्स्ट आते हैं पिक आउट दी करेक्ट। देखो एक तो ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड का मतलब होता है इट विल प्रेफर पेयरिंग, और अगर ये पेयरिंग करेगा तो ये अंदर के 2 d ऑर्बिटल यूज करेगा, गिविंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चेक करो sp3d2 नहीं है, dsp2 नहीं है, ये भी नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे दूसरी चीज देखनी ही नहीं पड़ी, D2sp3 से ही आपका काम हो गया। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। बच्चों आइसोनाइट्राइल्स बेसिकली होते हैं RNC। आइसोनाइट्राइल को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ, सपोज LiAlH4 से अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूँ तो ये बनेगा RNH CH3। तो देखो ये आपका बन गया 2 डिग्री अमीन, और वो पूछ ही रहा है 2 डिग्री अमीन किससे बनेंगे, तो रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों आइडेंटिफाई द करेक्ट आईयूपैक नेम फॉर द गिवन कंपाउंड। हाँ अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चों कि यहाँ पर ना आईयूपैक नेम किसका करना है ये वाली बात नहीं बता रखी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पर OH लगा देते हैं और यहाँ पर भी OH लगा देते हैं, और बाकी जगह हम क्या लगा देते हैं, HHH लगा देते हैं। तो अगर इस कंपाउंड का आपको नामकरण देखोगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1,4 डायोल, इसका आंसर हो गया A। वही अगर 4 की जगह थर्ड पे लगा होता तो ब्यूटेन 1,3 डाइऑल हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिएक्टेड विद QH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। सही है। ये आपकी जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये बेसिकली ये है कि जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इनको जब मैं रिड्यूस करता हूँ तो दे फॉर्म CH2 हाइड्रोकार्बन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ किश्नर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन हर वो कंपाउंड नहीं देता विच लैक्स अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो नहीं देता। तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड हमारा एक स्ट्रक्चर बना रखा है। इस बेंजल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मेरा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट आता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, और इथेनॉल से ज्यादा फिनॉल होता है। ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत ज्यादा कर रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये क्वेश्चन पता है बच्चों बहुत ज्यादा रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, रिपीटेडली एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछता रहता है। नेक्स्ट आते हैं
एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं बात करूँ फॉर्मल्डिहाइड के अदर में कोई एल्डिहाइड लेता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ओनली सेकेंडरी अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड में एक जगह H और एक जगह कोई एल्काइल ग्रुप होता है, प्लस एक R अगर और ऐड ऑन कर दो आप, तो क्या बनेगा आपको? ये मिलेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। गॉट इट? नेक्स्ट आते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन SN1। बच्चों SN1 की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री होते हैं। ये होता है ऑर्डर ऑफ, और बेसिकली व्हाट, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी दिख रही है? ये वाली सी कंपाउंड की। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन की बात करें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन RX। यहाँ पे जो X है ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसकी हेल्प से? OH की हेल्प से। जान कर दो इसे, सिंपल क्वेश्चन। अगला आता है द कंपाउंड दैट रिस्पॉन्ड टू टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में बच्चों ये तो करता ही करता है। यहाँ पे क्या है आपका? टॉलेंस टेस्ट में आपका क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड होना चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये एल्डिहाइड है नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईथर है, तो बचा कौन? एक। अगला आता है व्हेन ट्रीटेड विद एल्कली एंड आयोडीन। एल्कली हो गया सपोज NaOH, आयोडीन हो गया आपका I2। तो ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। व्हाट सब्सटेंस विल नॉट गिव एन आइडोफॉर्म टेस्ट? डाइथाइल कीटोन नहीं देगा। क्योंकि डाइथाइल कीटोन जो है इसमें इधर भी क्या है? CH2CH3, और इधर क्या है? यहाँ पर भी है CH2CH3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टॉल्यून रिएक्ट विद अ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड। ओके, गिविंग ऑर्थोपैरा। बच्चों ये एग्जांपल है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ये एग्जांपल क्या है बेसिकली मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका लगा होता है CH3, और अगर इसकी रिएक्शन में Cl2 से कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और डार्क, ये रिएक्शन आपने कई बार देखी होगी। यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला एंड एक प्रोडक्ट बनता है पैरा वाला। तो वो करते क्या है बेसिकली? हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं ऐसा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट आपका आता है विच टेस्ट इज नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। ये हमने बहुत बार क्लास में किया हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, मिथाइल कीटोन वाला है ये। नेक्स्ट आता है आपको बच्चों एक पैसेज दे रखा है ओजोन के बारे में। इस ओजोन के बारे में जो पैसेज है इसको थोड़ा सा पढ़ो, और ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये स्पेशली पढ़ना पड़ता है P ब्लॉक वाले चैप्टर में, तब जाके समझ आता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ओजोन। ओजोन जो होता है इट ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड, ये वाली बात जो है ना ये गलत है। तो दिस इज रॉन्ग आंसर, नॉट करेक्ट। पोटेशियम आयोडाइड को करता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजेस, मतलब ये करेक्ट आंसर है। ये वाला अकॉर्डिंगली गलत हो गया, ऑक्सीडाइजेस मरकरी एक्ट एज ब्लीचिंग, ये गलत हो गए। नेक्स्ट आते हैं ओजोन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड विद। ओजोन कार्बोनाइल कंपाउंड किसके साथ देता है? ऑब्वियस सी बात है, एल्केन्स नहीं देता, एल्काइल एल्कीन। इस इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत ज्यादा बढ़िया रिएक्शन होती है, बहुत मजेदार तरीके से ये पढ़ाई जाती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम ले आते हैं CH3। इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ फर्स्ट रिएजेंट डाल के और सेकंड रिएजेंट डाल के अगर मैं करता हूँ जिंक वाटर, तो आपको एक वो बताता हूँ। जैसे आपने मजनू भाई का चश्मा देखा है वो कैसे ब्रेक होता है? जैसे ये मजनू भाई का ऐसा सा चश्मा है, तो इसको ऐसे बीच में खुलता है मजनू भाई का चश्मा। वेलकम बैक पिक्चर देखी होगी ना आपने, वेलकम पिक्चर। तो वैसे ही है, एल्कीन यहाँ पे ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद इनको अलग अलग लिखो। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3, यहाँ भी O लगाओ, यहाँ भी O लगाओ, मिला ना कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये एग्जाम्पल इसका। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन रिएक्ट करता है आयोडीन से टू गिव HiO3। अगेन P ब्लॉक की, P ब्लॉक चैप्टर आपने अभी नहीं किया ना,
ये चैप्टर आप करोगे, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाता है कि ओजोन की रिएक्शन क्या होती है आयोडीन के साथ, आयोडिक एसिड देता है। ठीक है, इसका नाम आपका होता है आयोडिक एसिड। अगेन लर्न करने वाला क्वेश्चन है, आयोडिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, ओजोन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू लिबरेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। होता क्या है, जो ओजोन होता है वो आपका O2 प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, ओजोन प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये आपकी नेसेंट ऑक्सीजन होती है, नेसेंट ऑक्सीजन। और यही बेसिकली क्या करती है, यही ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है। द कलर ऑफ ओजोन इज बेसिकली ब्लू। ठीक है, ओजोन जो होता है वो ब्लू कलर की गैस होती है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा पैराग्राफ बेस्ड है, ये आपका है कौन से चैप्टर से, एड्सॉर्प्शन। जो चैप्टर आपका एड्सॉर्प्शन है, ये आपका आता है केमिज ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन। बेसिकली ये आपका आता है सरफेस केमिस्ट्री से। जो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है, ये आपने ट्वेल्थ बोर्ड्स में नहीं पढ़ा हुआ, ऑब्वियसली बात है, ये चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सीयूईटी की प्रिपरेशन के दौरान। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीस ऑप्शन। जो डीस ऑप्शन होता है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, कि कोई भी सरफेस होता है, उस सरफेस पे कोई भी चीज आकर के अगर चिपकती है तो इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको, एड्सॉर्प्शन। और वही चिपकी हुई चीज अगर चली जाती है तो इसको बोलते हैं डीसॉर्प्शन। आपको ये बात समझ में आएगी कि कोई भी चीज डीसॉर्ब कब होगी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डीसॉर्प्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वही लिखा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीसॉर्प्शन। इट इज डन बाय कूलिंग, नहीं कूल करने से नहीं होता, इट इज डन बाय हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। हाँ ये सही है, जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि किसी भी चीज, यार सिंपल सी बात है, जैसे हमारी सीट के भी नीचे अगर कोई आग लगा देगा, हीट करेगा, तो हम थोड़े बैठे रहेंगे अपनी सीट पे, चिपके थोड़े रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। दिस इज बेसिकली which of the following statement regarding the physical adsorption of a gas or surface is correct? On increasing temperature adsorption increases, नहीं, is not correct। हाँ, तो ये बात करेक्ट नहीं है कि on increasing temperature adsorption increase होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये सही आंसर है, क्योंकि वो पूछ रहा है नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एड्सॉर्प्शन। बच्चों जो एड्सॉर्प्शन होता है ना, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर जगह पर कब बैठती है, जाके चिपक जाती है, जब उसका मास ज्यादा होता है। तो एड्सॉर्प्शन बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, SO2 का। SO2 का मास आ जाता है 64, इसका मास 16, इसका मास 2, तो आंसर हो गया SO2 CH4 और H2। नेक्स्ट आपका आया, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस इज स्पॉन्टेनियस। देखो भैया, अगर कोई भी चीज एब्जॉर्ब होती है तो उसकी एंट्रोपी जो होती है ना वो नेगेटिव होती है, क्योंकि उसकी रैंडमनेस क्या हो जाती है, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है। कोई किसी सरफेस पे चिपकेगा तो मूव तो हो नहीं पाएगा, वो इमोबिलाइज हो जाएगा, मींस डेल्टा एस उसका क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज। नेक्स्ट आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर होता है एट लो टेम्परेचर। इनकरेक्ट कह रहा है ना, इनकरेक्ट, हाँ, फिजिकल एड्सॉर्प्शन अकर होता है एट लो टेम्परेचर एंड केमिज ऑप्शन अकर एट ऑल। ऑल तो चेक करते हैं, फिजिक्स ऑप्शन हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो, Chemis option is irreversible. Magnitude of Chemis option decreases with the rise in temperature while physical increases. इनकरेक्ट पूछना ये डी आंसर है, क्योंकि पहले वाला ठीक है, लो टेम्परेचर पर होता है ये, तो ये इनकरेक्ट। जनरली आप चेक करना बच्चों, आपसे इनकरेक्टेड स्टेटमेंट पूछेगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखोगे ना, आप उसे काट दोगे, ये आंसर नहीं है, जबकि वही आंसर होता है इनकरेक्ट के केस में। तो ये हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन था। अब आपको सीयूईटी का पेपर स्टिल अगर थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप बच्चों एक काम कर सकते हो,
आप ज्वाइन करो हमारी कोचिंग क्लासेस। वी एट एड्यू प्रिपरेटर विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल दी एंट्रेंस एग्जाम। एडू प्रिपरेटर का मतलब ही अपने आप में है एजुकेशन की प्रिपरेशन। आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मिलो। केमिस्ट्री के सेक्शन में कोई भी डाउट होने पर आप मुझे बताओ, हम आपकी क्वेरीज को दूर करेंगे। थैंक्स अ लॉट बेटा। थैंक यू सो मच।